देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग आप मेरा बिल्कुल विश्वास करेंगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसे थोड़ा सा भी हम ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर आराम से 75 के ऊपर नंबर लाए जा सकते हैं। और अगर हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, समझदारी से नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे फेल भी बहुत होते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा। न्यूमेरिकल है, मेनली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी कंटेंट भी है, जो आज हम इंट्रोडक्शन में थ्योरी कंटेंट को ही करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, इसे हमें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, हम क्यों ही पढ़ रहे हैं इसे अलग से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले लाता हूँ, फिर यहाँ पर बात करता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। यहाँ पर मेन पर्पस ये है ही नहीं। यहाँ पर मेन पर्पस है हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना। कोई हम जॉब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही टाइप के प्रोडक्ट में हम माल बनाकर बेचते हैं। हो सकता है हमारा यह है कि जॉब वर्कर कोई आता है, काम कराता जाता है, आता है, काम कराता जाता है, तो हम, या कोई हम प्रोडक्ट बनाते भी हैं तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, कस्टमाइज्ड करते हैं। कस्टमर आकर बताता है मुझे ऐसा 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 सामान चाहिए, हम वो बनाते हैं। जैसे मान लिया हमारा ज्वेलरी का काम है, तो ज्वेलरी के काम में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी है बनाते हैं, डिजाइन एक जैसे बेचते रहते हैं। नहीं तो जैसा कस्टमर दिखाता है, फोटो दिखाता है, ये वो हम उसके लिए बना भी देते हैं। ऐसे ही फर्नीचर में भी होता है। फर्नीचर में बेड है, सोफा है, बना बनाया भी हम बेचते हैं, साथ में जैसा वो बोलता है वैसा उस साइज का भी हम बना करके देते हैं। तो हमें जरूरत पड़ती है हर एक जगह समय समय पर कस्टमर के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट निकाल के पता लगाना, और वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कर सकते हैं। इसका स्कोप थोड़ा सा कम है इन कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हर कोई करता ही है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हर कोई नहीं करता है। ये वही करता है जो ज्यादा बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और कुछ कंपनी अलग से एज पर द लॉ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर उनको कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है एज पर द लॉ, तो वही बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका क्या मीनिंग है और डेफिनेशन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जनरल अकाउंटिंग की। एक देखो, अकाउंटिंग की ब्रांच है तो ये अकाउंटिंग ही, तो उसी की ब्रांच है। और इसमें हम जनरल अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें हम डिटेल और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। किससे रिलेटेड? कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड। हमारा एक अलग चैप्टर है जो किस पर बात करता है? सर्विस पर। तो सर्विस का एक अलग चैप्टर है। ठीक है, और ये इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल पाए कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट क्या, और हम गाइडेंस करें फॉर एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। एनालिसिस का मतलब जितनी कॉस्ट आ रही है उसे एनालाइज करें कि कम है, ज्यादा है, कितनी है। और कंट्रोल का मतलब पता है क्या है? हमने मान लिया सोचा ये प्रोडक्ट 50 रुपए में बनेगा, और अब हमें लग रहा है 50 रुपए से ज्यादा भी बनेगा, तो हम कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को, मतलब जितने हो रही है उससे और कम करने की कॉस्ट को कोशिश करेंगे। तो कुछ डेफिनेशन है, आपको पता है इंडिया में तो हम अगर आप सीए कर रहे हैं तो आईसीएआई से करेंगे, और अगर सीएमए कोर्स कर रहे हैं तो वो जो पहले सीडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता था, अब सीएमए के नाम से जाना जाता है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुप्रीम कोर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो है। लेकिन पूरी दुनिया में जो मोस्ट रेपुटेड कोर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो है सीआईएमए लंदन। तो सीआईएमए लंदन जो है वो बताता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो टेक्निक है और प्रोसेस है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से हम अपनी कॉस्ट का पता लगाते हैं। तो ये वो प्रोसेस है और टेक्निक है जिससे हम अपनी कॉस्ट का पता लगाते हैं। तो मेनली क्या है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करना है? अपनी कॉस्ट का पता लगाना। ठीक है, अब कुछ वर्ड कुछ हमें देखने में लगता है कि एक से ही है। वो क्या क्या है? कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन सब में थोड़ा सा फर्क है, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि ये है क्या। कॉस्ट तो आपको पता ही है, कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो उससे पर जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट बोल देते हैं।
है ना। आपने एक बुक खरीदी, बुक आपने 500 रुपए में खरीदी तो आपकी कॉस्ट 500 रुपए। तो जो हम खर्चा करते हैं, तो यहाँ पर लिखा वो ECIE में लंदन कहता है कॉस्ट का मतलब जो खर्चा किया है हमने, एक्चुअल और नोशनल। अब एक्चुअल और नोशनल में क्या फर्क है? एक्चुअल तो आपकी जेब से जा रहा है, नोशनल में क्या है, कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हो गया, अपनी ही बिल्डिंग का किराया हो गया जो हम किसी को दे नहीं रहे हैं लेकिन हम खर्चे में लिख रहे हैं, तो वो वाली कॉस्ट भी यहाँ पर आ जाती है। और स्पेसिफिक किसी चीज से रिलेटेड हम जो खर्चा कर रहे हैं वो सारा हमारा कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या हो, प्रोडक्ट हो सकता है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई जॉब हो सकती है कि हम कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए, पर्टिकुलर सर्विस हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, कोई और एक्टिविटी हो सकती है। तो कॉस्ट मतलब सीधा हम जो खर्चा कर, ये क्लियर है आपको? नाउ कॉस्टिंग। अब देखो खर्चा तो हो रहा है, अब खर्चा हमने कहा चाहे वो एक्चुअल हो चाहे नोशनल हो, अब उस खर्चे का पता भी तो लगाया जाएगा कितना हो रहा है, तो वो जो पता लगाने का तरीका है उसे कॉस्टिंग। तो टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट कितना है ये पता लगा रहे हैं हम, जिस टेक्निक या प्रोसेस से हम पता लगा रहे हैं कि कितना खर्चा हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग रिलेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना। हम सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस की कॉस्ट का पता लगाना, हम कोई माल बना रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट का पता लगाना। In order to ascertain cost, it involves system methods and technique of accumulation, classification and analysis at cost. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट का पता लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। अब व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट, उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देंगे। The process of accounting for costs which begin with recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling cost। कि सिंपल है कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उन सबको हम जो अकाउंटिंग करेंगे उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देंगे। ठीक है, तो हम कोई खर्चा कर रहे हैं उसे कॉस्ट बोल रहे हैं, वो खर्चा कितना हो रहा है उसका पता लगा रहे हैं तो कॉस्टिंग बोल रहे हैं, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड है अकाउंटिंग का टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, तो अकाउंटिंग करते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो एक टूल भी है मैनेजमेंट के लिए जिससे हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डाटा नेसेसरी जो हमें जरूरत पड़ने पर अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले लेते। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles, methods and technique to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability। तो देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम पता लगा, हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी ज्यादा ना हो उसे कंट्रोल करें, है ना, हम उसका प्रॉफिट का पता लगाएं, है ना। तो प्रिंसिपल हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अपनानी पड़ेंगे, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कॉस्टिंग, क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा मेथड टेक्निक्स को, और हमें पता लगाना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू कंट्रोल द cost. It includes the presentation of information derived therefore for the purpose of managerial decision making. अब जैसे मान लिया मैनेजर है, वो हम है ना 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ABC। मैनेजर ने कहा जो प्रोडक्ट बी है वो मुझे बताओ कितना कॉस्ट आ रही है, कितना बिक रहा है, कौन से एरिया में कितना बिक रहा है, उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, हम उसे कंटिन्यू करें ना करें, उसके लिए उसने स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जो हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है। तो अब हमने क्या करा, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग टेक्निक से वो इंफॉर्मेशन डिराइव करके हमने मैनेजमेंट को दी, तो दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी के बीच में हमने डिफरेंस निकाला और पता लगाया इन सब के बारे में। ये बात क्लियर है? नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें करें तो ये एक मेन बात तो क्या है कि ये हमारा ब्रांच है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच हमने पढ़ी थी 11th में भी बार बार पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे अलग अलग होती है ब्रांचेस, उसकी एक ब्रांच क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग।
और क्योंकि अकाउंटिंग की ब्रांच है तो जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें भी आ जाती है। और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट, तो वो भी इसमें है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एप्रोप्रिएट एलोकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि क्लासिफाई मतलब हम पहले तो ये देखते हैं हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कौन सी किस चीज पर खर्चा हो रहा है, उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटते हैं कि ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, रिकॉर्ड करते हैं उसे। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है। और एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक एलोकेशन होता है, एक अपोर्शनमेंट होता है। खर्चा कहाँ हुआ ये पता लगाना, और अगर मान लिया कॉमन खर्चा नहीं पता चल रहा कहाँ हुआ है, एक ही बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर हमें खर्चा बांटना है, तो अपोर्शनमेंट भी सीखेंगे। तो क्योंकि हमारी काम ही कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी हम सीखेंगे। और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको पता नहीं चल पाएंगी, ग्रेजुअली ओवर द 2-3-4 मंथ्स में आपको पता चले। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी वो मैं स्किप कर दूंगा कि आपको अपने आप आगे जाकर पता चल जाएगी। जैसे याद करिए 11th क्लास में हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो 11th क्लास में आज आप मान लिए पहली क्लास है अकाउंटिंग की और मैं आपको बता रहा हूँ डेटर्स क्रेडिटर बैलेंस शीट। आपके यहाँ बैलेंस शीट क्या होता है हमें तो नहीं पता चल रहा क्या होता है, लेकिन ओवर द टाइम आपको एकदम से पता चल जाएगा बैलेंस शीट क्या है ना। आप कहते हैं परचेजेस क्या होता है, सेल क्या होता है, और वही 10 दिन महीने बाद आपको सारी चीजें पता चल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी लगेगा यार क्या है, लेकिन आपको पता चलेगा कि 15 दिन, महीना, 2 महीने में सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी कंटेंट आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, बेस है, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में भी करा। और इससे क्या होता है, हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं, टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं, ना केवल प्रोडक्ट की बल्कि सर्विस की। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है मालूम है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम करना शुरू कर दिया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी कॉस्ट भी हम यहाँ से निकाल पाते हैं, वरना हम अकाउंटिंग की मदद से वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। इवन तो हम तो अकाउंटिंग की मदद से प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, हम तो अकाउंटिंग करते हैं, सेल परचेज प्रॉफिट वगैरह, हम ये थोड़ी ना देखते हैं ये प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है पर यूनिट, ये सब थोड़ी ना निकालते हैं वहां से। भाई आप एक बिजनेस सोचिए, वहां पर आपको 36 तरीके की चीजें बना रहे हो, हर एक की अलग अलग टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी ना निकाल पाते हो। क्वांटिटी में तो हम ज्यादा बात ही नहीं करते अकाउंटेंसी के अंदर। और अलग अलग मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ से आती है? कॉस्ट अकाउंटिंग से आती है, और ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग वही फंक्शन या ऑब्जेक्ट होंगे। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन, हमें कॉस्ट का पता लगाना है, ये एक पहला हमारा ऑब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कहीं देखो कॉस्ट सेंसिटिव होता है बिजनेस, अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है और हम ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो कस्टमर उस ब्रांड पे चले जाएंगे जो कम पैसा चार्ज कर। कि हम नए हैं मार्केट में तो हम अगर कॉस्ट को कम रखेंगे तभी लोग, देखो कोई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, लोग उसी, और पता है सबको अच्छा है, तो लोग, हम नए हैं तो हमारा ब्रांड क्यों लेंगे? तो या तो वही लेंगे कि सस्ता है, या फिर उन्हें हमें आ रही क्वालिटी उससे ज्यादा अच्छी दिखाई देगी, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग ऐसा नहीं, आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो यूज करते रहेंगे, क्या ही जरूरत है कुछ चेंज करने की। ब्रेड खा रहे हैं या अनटिल अनलेस जो हाथ में आती है वो ले लेते हैं, या पर्टिकुलर ब्रांड लेते हैं तो वो लेते रहते हैं। अब पता चला रेट बढ़ गए, और पता चला जो आटा ब्रेड लेते थे वो पहले 55 की आती थी अब 60 की आ गई, यार महंगी हो गई 5 रुपए एकदम, देखा तो एक 50 की मिल रही है 55 की, चलो इसे ट्राई कर लेते, और वो आपको ठीक लगी। तो ऐसा भी हो सकता है। अब कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल मतलब एक लिमिट जो सोची है उससे ज्यादा ना हो, और कॉस्ट रिडक्शन अगर ज्यादा हो गई है तो उसे कम करने में भी मदद मिलेगा। मैनेजमेंट को 4 नंबर पे लिखा है, गाइडेंस मिलती है समय समय पर, तो गाइड करने के लिए यूज में आता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यूज में आता है। कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस? हम पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट पता लगाने के बाद सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। और मैंने जैसा कहा था स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 148 है जो कहता है कि कुछ कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जो एंगेज्ड हैं, कुछ टेबल ए दे रखा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, टेबल ए और टेबल बी, उसके अंदर जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड जो बिजनेस कंपनीज हैं और उनकी
अगर एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, अनटिल अनलेस चेंज ना हुआ, क्योंकि मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाता नहीं हूँ, कंपनी लॉ नहीं पढ़ाता हूँ, तो अगर उसके अंदर अनटिल अनलेस चेंज हुआ तो ये पहले यही था 35 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर उसका टर्नओवर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़े। तो मतलब एज पर द कंपनीज एक्ट कुछ कंपल्सरली कुछ कंपनियों को अपना मेंटेन कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जबरदस्ती। अब हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, तो दोनों ही ब्रांच है अकाउंटिंग की, ये बात समझ में आती है, दोनों ही अकाउंटिंग की ब्रांच है, ठीक है। और दोनों ही यूजुअली अडॉप्ट करते हैं अलग अलग लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट का पता लगाना और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट का पता लगाना, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, इन दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, बताइए, दोनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग पर्पस है, तो इन दोनों का कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, लेकिन कंपटीशन कुछ भी नहीं है, दोनों का अलग अलग यूज है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंट डिसिमिलैरिटीज है। तो सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के अंदर? अगर हम बात करें तो दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट, जैसे जनरल एंट्री हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, ऐसी जनरल एंट्री हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाते हैं, और अभी हम देखेंगे भी, मतलब कुछ चैप्टर बाद हम इसमें अकाउंटिंग करना भी सीखेंगे। जो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए जो मेन डाटा या जो हमारे डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, वही डॉक्यूमेंट हमारे कॉस्ट के लिए भी यूज हो जाते हैं। हमने माल खरीदा, बिल बना होगा, इनवॉइस आया होगा हमारे पास, तो वही इनवॉइस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज हो जाएगा, वही कॉस्ट के लिए हो जाएगा। दोनों में ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है, इवन दो यहाँ मॉनेटरी के साथ साथ क्वांटिटी को भी लेते हैं हम लोग, लेकिन मॉनेटरी तो दोनों में ही आते हैं, दोनों में ही प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, दोनों में ही कंपैरिजन होता है, दोनों में ही सेलिंग प्राइस का पता लगाया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो सेलिंग प्राइस का पता लगाने का आसान मेथड अकाउंटिंग में नहीं है, वहां पर हमारा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए थोड़ी ना यूज होता, वो तो लिख दिया, अदरवाइज वहां पर तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर एक दूसरे से के कॉम्प्लीमेंट्री। अब डिसिमिलरिटी देखें तो मेन सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट में ही फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट क्या करती है कि उनका एक तो फाइनेंशियल पोजीशन निकालना है, तो ऑब्जेक्ट में ही दोनों में काफी फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि हमें प्रॉफिट का पता लगाना है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना और उसे कंट्रोल करना। स्कोप की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हर जगह अप्लाई हो जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आप वॉलंटरली चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर एज पर कंपनीज एक्ट जबरदस्ती है कि अप्लाई होगा, तो उन्हें करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना बड़ा स्कोप नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कोई यूज नहीं करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। अब नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, तो अकाउंटिंग में तो हम हर एक टाइप की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर हो, चाहे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, इवन ड्राइंग्स है तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम सारा हिसाब किताब रख सकें कि इसका कितना पैसा लेना देना है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, सारी चीजों को लेते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजों को नहीं लिया जाता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स कर रहे हैं, कोई अपने घर के लिए सामान लेकर या पैसा लेकर जा रहा है, तो हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या ही हिसाब किताब लगाएं। तो अकाउंटिंग का तो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन निकालना भी है, ऐसा लायबिलिटी कितनी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का वो पर्पस ही नहीं है, तो इसलिए वो सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। और वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा प्रॉफिट निकालना एम होता है, तो हम सारी चीजें लिखते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट है, टैक्स है, ये सब, लेकिन ये सारी चीजें कॉस्ट के लिए रिलेवेंट है, तो हम इन सब चीजों को कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते। इवन एबनॉर्मल आइटम्स को भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग से हटा देते हैं, जो कि एक्चुअल में अकाउंटिंग के अंदर तो यूज होती ही होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नहीं लिखते, ठीक है। और नेसेसिटी की बात है तो टैक्स निकालने के लिए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो सब लोगों को जरूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हर कोई नहीं करता। ऑडिट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट,
कॉस्ट ऑडिट भी जिन लोगों को कॉस्ट ऑडिट कराना है उसके लिए भी एज पर द गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट वगैरह रीजन बता रखा है कि उन लोगों को कराना जरूरी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है रूल्स और कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है। तो उसको देख सकते हैं आप कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि हर एक कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, ऑडिट कराने पड़ेंगे। तो अगर वो टेबल ए के अंदर प्रोडक्ट है, उनको अगर उनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है और टेबल बी के आइटम है, तो उनको एनुअल टर्नओवर ऑल प्रोडक्ट और सर्विस की पिछले साल की 100 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें तो 25 और 35 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट जरूरत नहीं है। अगर ये सब हमारा फुलफिल नहीं होता है तो कॉस्ट ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और फिगर्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम एक्चुअल फैक्ट और फिगर को लेकर चलते हैं। आप क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो काम हो चुका उसी को लिखते हैं, जो काम हो भी हुआ नहीं है। देखो जिसका अंदाजा नहीं लगा, हम कई बार कहते हैं हम तो प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन प्रोविजन भी तो तभी बनाते हैं जब आपको पता चल जाती है कोई चीज आज है। लेकिन आप एक एज्यूम करिए कि आपके पास एक कस्टमर आया और उसने आपसे कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाकर दो। अब वो जो प्रोडक्ट आप बनाकर देंगे वो तो फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन उसका एस्टिमेट करेंगे ना, उस पर इतना खर्चा आएगा, ये होगा। तो हम कुछ फैक्टर लेकर चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में और कुछ एस्टिमेशन लेकर भी चलते हैं कॉस्ट से रिलेटेड। तो ये हम फर्नीचर बना रहे हैं, इतने का सोफा इस साइज का बनाना है, टेबल डाइनिंग टेबल इस साइज का बनाना है, तो हम कहते हैं इतनी लकड़ी आएगी, इतने रुपए की आएगी, सारा एस्टिमेशन चलेगा। कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल होंगी, कुछ एस्टिमेशन होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बेसिक डिफरेंस रहता है। प्रॉफिट लॉस का निकालना मेन काम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ओवरऑल प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट निकालना। यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, हम प्रोडक्ट वाइज या जॉब वाइज प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कि ये जॉब कितने की आएगी, इस पे इतना प्रॉफिट लेकर इतना का सेलिंग प्राइस दे देंगे। तो हर छोटे मोटे काम जॉब वाइज हम कॉस्ट प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओवरऑल फुल ईयर का जो सही से निकाला जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में निकाला जाता है। और सेलिंग प्राइस भी कायदे से, जहाँ छोटे छोटे प्रोडक्ट हम बार बार या डिफरेंट जॉब करते हैं, डिफरेंट टाइप का काम करते हैं, वहां पर सेलिंग प्राइस निकालने का काम कायदे से तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है। वहां तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग निकाल ही नहीं सकता जहां डिफरेंट टाइप की जॉब हम करते हैं। पीरियड की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 ईयर के लिए बनाया जाता है अलग, फिर अगले साल के लिए अलग। और ये ऐसा कोई है नहीं, कोई हम हो सकता है 3 घंटे का कोई जॉब वर्क है उसका हम कॉस्ट निकालें तो 3 घंटे के लिए निकालें, 2 दिन का काम है तो 2 दिन के लिए कॉस्ट निकालें। तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल रिजल्ट आते हैं। यहाँ तो क्या है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जो जरूरत है उस हिसाब से हम काम करते हैं। मटेरियल कंट्रोल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल अमाउंट का यूज होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंट में अमाउंट के साथ साथ क्वांटिटी का भी यूज होता है। मटेरियल है तो मटेरियल में क्वांटिटी आएगा, लेबर है तो लेबर में आर्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं। जैसे लेबर है तो उसमें आर्स लिखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिपेंड कि हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन है और कॉस्ट अकाउंटिंग सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है, ये तो हम कह सकते हैं। और कंट्रोल की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ध्यान सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में, और यहाँ पर रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसको कंट्रोल करना भी है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है वो सब बताया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं। फायदे क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम ये देखें तो एक तो फायदा ये है, सबसे पहले हम देख रहे हैं एडवांटेज क्या क्या हो रहे हैं प्रोड्यूसर्स और मैनेजर। तो देखिए एक तो मटेरियल लेबर प्लान का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है मटेरियल लेबर प्लान का, तो ज्यादा है ना। अगर प्रोड्यूसर को क्या फायदा होगा, अगर सब चीजों का यूटिलाइजेशन हो रहा है सही से, तो क्या फायदा होगा कि भैया प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज का सही होगा, ग्लोबल वार्मिंग में भी आप हेल्प करेंगे, वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीजों को। आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सा प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं, कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या जॉब है और कौन सी नॉन प्रॉफिटेबल।
तो जो प्रॉफिटेबल है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल है या तो उसमें कुछ मेहनत करके उसे प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें या उसे डिसकंटिन्यू करें, उसकी जगह कुछ और काम करें, है ना। कंपैरिजन कर सकते हैं हम, क्या क्या प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, उसमें कितना मटेरियल का खर्चा आ रहा है, कितना लेबर का खर्चा आ रहा है। हम ऐसे अलग अलग कॉस्ट को सेग्रीगेट करके डिवाइड करके निकालेंगे तो हमें पता चल पाएगा कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या है। टेंडर प्राइस और फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, देखो क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट की बिड्स होती हैं, बहुत सारे काम निकलते हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं ये हमें ऑफर प्राइस दीजिए, टेंडर प्राइस, कोटेशन कोट करिए प्राइस, और अगर हमें लगेगा सही है तो हम आपको कोई भी टेंडर वगैरह पास करा दें। इवन दो जो प्राइवेट काम होते हैं उनमें भी होता है, कंपनी हमसे पहले 2-4 लोगों से कोटेशन मांगती है फिर बताती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोट करेंगे ना प्राइस, तो हमें जब पता होगा हमारी कॉस्ट कितनी है तभी तो हम प्राइस को कोट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर ये हेल्प करता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करने में हेल्प करता है। एक चैप्टर था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है कि हमारे प्रोडक्ट की ये कॉस्ट है, ये एक्चुअली कंपेयर करता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है ये फिक्स करने में भी ये हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इनएफिशिएंसी लॉसेस, अगर हमने देखो पहले से पता लगा रखा है कि हम माल बनाएंगे 10% माल खराब हो, अब वो माल 10% से ज्यादा खराब हो रहा है अगर, तो हमें पता चलेगा ना कि लॉस कहाँ हो रहा है, इनएफिशिएंसी कहाँ है, हम कहाँ पर ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। लेबर है, हमें पता है ये प्रोडक्ट 4 घंटे में बनना चाहिए, लेबर 5 घंटे में बना रही है, तो हमें पता चल रहा है ना 1 घंटा ज्यादा खराब हो रहा है, तो हम उनसे कह सकते हैं ये क्यों हो रहा है भाई, हम तो आपको 4 घंटे के पैसे देंगे। तो यहाँ से हमें हम अपनी कॉस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। जब हमें प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट मिल जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो डिसीजन भी ले सकते हैं बड़े बड़े, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजरियल डिसीजन के लिए वो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसके हिसाब से डिसीजन भी ले सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी समय अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह निकाल सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट के बाद प्रॉफिट भी किसी भी समय निकाला जा सकता है। इन्हें महीना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल का इंतजार नहीं करना पड़ता, है ना। और अगर हमारे पास वर्स्ट पीरियड चल रहा है प्रोड्यूसर के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें पता है कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी फिक्स कॉस्ट है, और कितना हम कम से कम दाम पे माल बेच सकते हैं, तो वो भी हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को चेंज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए भी हमें हेल्प करता है, सस्टेन मेंटेन करने के लिए कि हम बिजनेस ब्रेक इवन पर चले, नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस ना हो, ऐसा भी हमें यहाँ से हम ले सकते हैं। प्रोड्यूसर और ओनर के लिए था ये एडवांटेजेस, एम्प्लॉय के लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि एम्प्लॉय को पता है पहले से कि उसे कितने घंटे में क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है, तो वो अगर समय ज्यादा ले रहा है, इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, तो उसे पहले से ही पता चल जाएगा, तो ढंग से काम करेगा। मान लिया वो पहले से एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसे पता चला, बताया गया कि ये काम 5 घंटे का है, वो 4 घंटे या 3 घंटे में कर रहा है, तो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट, बोनस वगैरह मिल सकता है कि उसने काम जल्दी जल्दी निपटाया, अच्छे से निपटाया। हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को अलग अलग कर सकते हैं, हमें पता है ये आदमी जल्दी काम करता है और अच्छा काम करता है, ये आदमी धीरे धीरे काम करता है, तो जो काम अच्छा कर रहा है उसे ज्यादा सैलरी दी जा सकती है, जो कम अच्छा कर रहा है उसे कम पैसे दिए जा सकते हैं या नौकरी से निकाला जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जा सकता है, अच्छे काम के लिए बोनस वगैरह दिया जा सकता है। और जो ज्यादा अच्छे लोग हैं, एम्प्लॉय इन जनरल, उन्हें बेनिफिट मिलता है, जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी तो उन्हें भी फायदा मिलेगा, उन्हें भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है कुछ ना कुछ। और कॉस्ट कॉन्शियसनेस आती है हाई लेवल की, उन्हें पता चलता है कि अगर कंपनी बढ़िया काम करे, प्रॉफिट बढ़िया है, तो वो वहीं काम करना चाहेंगे क्योंकि फ्यूचर सिक्योर रहता है ऐसी जगह जिसका काम बढ़िया। इन्वेस्टर या क्रेडिटर के लिए क्या फायदा है, बीइंग ए इन्वेस्टर आप चाहेंगे कि आपका पैसा सिक्योर रहे और ऐसी जगह जाए जहां पर वहां ग्रोथ की चांसेस ज्यादा हो। ऐसी जो कोई उधार माल देता है तो वो ये चाहता है उसका समय पर पैसा मिल जाए और उसका माल बार बार बिके, तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो सबका ही फायदा होगा, उन्हें नॉलेज भी मिलेगी, उनका पैसा भी सही समय पर उनको वापस मिलेगा। कंज्यूमर का भी फायदा है कि अगर आप एक ऐसी चीज प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जो कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, तो उनकी कॉस्ट भी कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो सेलिंग प्राइस भी कम होगा, और सारी चीजें मेंटेन होंगी, तो अच्छी क्वालिटी में भी प्रोडक्ट बनेगा।
गवर्नमेंट का क्या फायदा है कि सारे अकाउंट मेंटेन है अच्छे से, तो गवर्नमेंट को भी सारा डाटा मिल जाता है, टैक्सेशन वगैरह के लिए भी उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट सेंटर, देखिए कॉस्ट सेंटर डिफाइन किया गया लोकेशन ऑफ पर्सन और मशीन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और थिंग जहां की कॉस्ट का पता लगाया जा सके, जिसको यूज किया जा सके कॉस्ट कंट्रोल। किसी भी एरिया, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी जगह जहां पर आप कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब क्या है, कॉस्ट सेंटर। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पर माल बनता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो एक कॉस्ट सेंटर है। वहां पर अलग से कॉस्ट आ रही है, उसकी कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, उसको कम करा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सेलिंग डिपार्टमेंट एक अलग होता है, वहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी एक हमारा कॉस्ट सेंटर हो गया। तो कॉस्ट सेंटर बेसिकली वो है जहां पर अलग अलग हम सेगमेंट वाइज, एरिया वाइज या अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं। इट इज रिगार्डेड एज ए सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन वर्कशॉप है, सर्विस डिपार्टमेंट है, वर्कफोर्स है, जहां पर हम अलग अलग कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो ये सब कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। क्लियर? कॉस्ट सेंटर को क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस कॉस्ट सेंटर इज वन, जहां पर आप अलग अलग टाइप का माल बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या बनाएंगे? जहां पर आप प्रोडक्शन करते हैं। सर्विस कॉस्ट सेंटर किसे करेंगे? जहां पर आप सर्विसेज देते हैं, मान लिया रिपेयरिंग करते हैं आप किसी चीज की। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कौन से होंगे? जहां पर आप अलग अलग टाइप के मशीन्स वगैरह रखते हैं, वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहाँ है? जहां पर लोग काम करते हैं, पर्सन काम करते हैं, वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर है जहां पर आप ऑपरेट करते हैं मशीनों को वगैरह, ऑपरेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रॉफिट सेंटर किसे बोलते हैं? जहां पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो वहां पर जहां पर भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होंगे? प्रॉफिट सेंटर्स होंगे। तो ये तो कम होंगे ना इन कंपेयर टू कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर तभी है जब आप वहां पर सेल वगैरह कर पाए और प्रॉफिट निकाल पाए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का भी तो पता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, वेदर इट इज प्रोडक्ट के कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर है या सर्विसेज के कॉस्ट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर है, तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए तो रेवेन्यू भी पता होना चाहिए ना। तो जहां पर हम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकते हैं, वो सब क्या है? प्रॉफिट सेंटर। अलग अलग मार्केट हो सकती है, अलग अलग एरिया, जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज हो सकता है। डिफरेंस क्या है कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में? कॉस्ट सेंटर में हम क्या करते हैं? कॉस्ट का पता लगाते हैं। प्रॉफिट सेंटर में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। कॉस्ट को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। प्रॉफिट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। तो कॉस्ट का यूज मेनली अकाउंटिंग के लिए होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है। और प्रॉफिट सेंटर का यूज क्या होता है? अचीव करते हैं हम टारगेट प्रॉफिट से अचीव करने के लिए। प्रॉफिट सेंटर गाइडेंस देता है हमें मैनेजमेंट को कि कैसे हम प्रॉफिट को बढ़ाएं, प्रॉफिट टारगेट को पूरा करें, और हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट सेंटर का काम नहीं है मार्केट सर्वे, सेल प्रमोशन वगैरह, ये सब प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड है ना। नाउ व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? आप मिल्क खरीदने के लिए जाते हैं, पर लीटर आता है। आप चावल खरीदने जाते हैं, पर केजी आता है। तो ये कॉस्ट यूनिट है, जिसकी हम पर यूनिट का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट यूनिट में भी डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे रिलेटेड हम कॉस्ट का पता लगा। आप कपड़ा लेते हैं, पर मीटर आता है, तो वो क्या है? पर मीटर कॉस्ट यूनिट है। कोई चीज पर पीस आती है, पेन लेते हैं आप, पर पीस आ रहा है, तो पर पीस है, पर यूनिट आ गया वो। तो कॉस्ट यूनिट एक प्रोडक्शन या सर्विस की एक यूनिट है, जिसका हम कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसका प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस भी निकालते हैं। जैसे ईंट खरीदने के लिए जाते हैं हम ईंट के भट्टों से, तो वो पर 1000 ब्रिक का प्राइस आता है ना। आप हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट से पर डे पर बेड का चार्ज लेते हैं। होटल में जाते हैं तो पर डे, पर वन रूम का पर डे का चार्जेस लिया जाता है, तो ये कॉस्ट यूनिट कहलाता है।
अकाउंटिंग के अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका एम प्रॉफिट का पता लगाना और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जहां हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना, उसको रिड्यूस करना, कंट्रोल करना हमारा पर्पस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट जब चाहे जितनी इंफॉर्मेशन चाहे वो ले सकता है। तो ये निकाल कर तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही देती है इंफॉर्मेशन, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट के हिसाब से वो अपनी पर्पस के लिए जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। नाउ टेक्निक और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ये हमारे अलग अलग चैप्टर, तो जब ग्रेजुअली हम आगे अलग अलग चैप्टर पर आएंगे तो हमें पता चल पाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग अलग तरीके से होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये धीरे धीरे हमें पता चल जाएगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है। ऐसे ही ये भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। मान लिया हम एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत ज्यादा, तो पर यूनिट के कॉस्ट निकालना चाहेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जब हम सर्विस बिजनेस में हैं, हम सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग, हमारा माल है अलग अलग प्रोसेस में जाकर बनता है, तो हो सकता है बीच में कोई प्रोसेस में माल बन जाए तो उसे वहां पर भी बेच देते हो, वहां प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है, जैसे हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। कंपोजिट में मिक्सिंग हो सकती है, कॉस्ट प्लस को मेथड हो सकता है कि भैया इतना लंबा काम चलेगा कि हम आज नहीं बता सकते कितना पैसा लेंगे, तो हम कहें जितना कॉस्ट है प्लस 15% हमारा प्रॉफिट मार्जिन, हम आपके लिए काम करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग मेथड हो सकता है कि ये काम इतने रुपए में करना है, उसी के टारगेट को लेकर हम काम करें। बैच कॉस्टिंग, बैच में काम होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, बैच में पढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन होती है बैच में होती है कि भैया इतना यूनिट एक साथ बनेगा, तो बैच कॉस्टिंग होती है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग चैप्टर में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बात हो रही थी कॉस्ट ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट। तो सेक्शन 148 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर देता है कि वो ऑर्डर करे कि कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है और उसका ऑडिट कराना है उन बिजनेस का जो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगे हुए, और ये गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई हो जाता है, ताकि हॉस्पिटल होटल वगैरह सब पर। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी पर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऐसा नहीं, वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग में ना सर्विस में, तो उनके लिए कोई माल खरीद कर बेच रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट ऑडिट का कोई सेंस नहीं है। तो कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, है ना, वेरीफाई करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या नहीं। और एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये करेंगे कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से है यानी ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट के उसके हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग की गई है। फेसेस, एस्पेक्ट और स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनिंग वेदर और नॉट द एक्सपेंडिचर हैव बीन incurred अकॉर्डिंग टू प्लान एंड टू सी वेदर द रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड एज प्लान। तो एफिशिएंटली काम किया है, यानी प्लानिंग जो करी थी उसके हिसाब से खर्चे किए, यानी जो हमने सोचा था प्लानिंग के हिसाब से उन टारगेट्स को, रिजल्ट को आपने अचीव किया या नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं जो हमने बजट बनाए थे और कंपैरिजन करते हैं बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और देखते हैं वेरिएंसेस क्या है, और फिर ये पता लगाते हैं कि वेरिएंसेस का क्या रीजन है, क्यों हमारा वेरिएंस आ रहा है, और वेरिएंस जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फेवरेबल है या एडवर्स। तो एफिशिएंसी ऑडिट में हम क्या देखते हैं कि कंपनी ने एफिशिएंटली काम किया या नहीं किया। नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब हम ये देखते हैं कि अंडर डेट प्लान्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आर ऑडिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसर्न। The cost auditor is known only to see that an item of expenditure is properly sanctioned and supported by voucher, but it is also justifiable. हमने जो खर्चा किया है वो जस्टिफाई करते हैं, यानी देखो दोनों में फर्क है। एक तो यह है खर्चा हुआ, हमने देखा खर्चा हुआ, प्रॉपर सैंक्शन हुआ, बिल है, खर्च हुआ, असल में खर्च हुआ है, तो ये क्या है, नॉर्मल। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करते,
हम यहाँ प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्या इस खर्चे की वाकई में जरूरत भी थी या नहीं। मान लिया एक टीवी खरीदा, एक ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ, टीवी खरीदा 50,000, 50,000 का भी टीवी आता, 25,000 का भी आता, 1 लाख का भी आता, 2 लाख का भी आता। मान लिया टीवी चाहिए था एक हमें रिसेप्शन एरिया पर रखने के लिए, वहां पर लोग आते हैं, मैं एक ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ, या चलो हमारी कॉस्ट की बात हो रही है, फैक्ट्री में एम्प्लॉय के ब्रेक के दौरान एक हमने टीवी लगा, तो वो टीवी 25-30,000 का आ सकता था, हमने 1.5 लाख का टीवी लगा दिया, तो हम कहेंगे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो ना केवल हम ये देखते हैं कि खर्चा प्रॉपर सैंक्शन वगैरह हो, हम ये भी देखते हैं इसकी जरूरत भी थी या नहीं खर्चे की, कहीं ऐसा तो नहीं है खर्चा फालतू में ही कर रखा है। तो ये प्रोप्राइटी ऑडिट में हम देखते हैं, है ना, कि प्लानिंग के हिसाब से खर्च हो रहा है या नहीं, कोऑर्डिनेशन है आपस में इनकम एक्सपेंसेस का या नहीं, ये सारी चीजें हम और ज्यादा ध्यान से देखते हैं। एक तो ये है कि केवल ये चीजें ठीक है या नहीं, और उसका लॉजिकली ये खर्चा होना चाहिए था या। ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है कि एक तो एक्यूरेसी चेक हो, कॉस्टिंग डाटा एक्यूरेटली है या नहीं, फ्रॉड वगैरह एरर से बचाया जा सकते हैं, एरर है तो वो पता लगा लेंगे क्या है, फ्रॉड है तो पता लग जाएगा। और हम देखेंगे कि रिजल्ट जो है प्लानिंग के हिसाब से है या नहीं, कंट्रोलिंग वगैरह हो रही है या नहीं, अपने खर्चों को कम करें, कंट्रोल करें, रिड्यूस करें, है ना। प्रमोट बेटर मैनेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो मैनेजमेंट भी अच्छे से काम करेगी, हम चाहें तो मैनेजमेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं चेकिंग के दौरान, और सब डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक हो रही है या नहीं, ये भी हम पता लगा पाएंगे। अगर हम कॉस्ट ऑडिट का क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है स्टैच्यूटरी एंड वॉलंटरी। स्टैच्यूटरी तो सेक्शन 148 में जो जबरदस्ती करवाया जा रहा है हमसे, वो क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट। जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी। वॉलंटरीली होता है कि गवर्नमेंट नहीं कह रही, हम खुद ही करा, वो क्या होता है, वॉलंटरी। जैसे होता है ना, डॉक्टर तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट कराओ कि क्या 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 दिक्कत है, एक तो वो होता है। एक होता है कि हम अपने आप ही करा लेते हैं ब्लड टेस्ट, भाई पूरा एक चेक कर लो, कोई समस्या हो तो पहले से पता चल जाए, वॉलंटरली पता चल जाता है। तो वॉलंटरली कॉस्ट ऑडिट करा सकते हैं, हमें किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ रहे, वो नहीं कह रहे ऑडिट कराओ, हम अपने आप से करा। तो इंटरनल ऑडिट हो सकता है, हम अपनी फैक्ट्री के स्टाफ से चेकिंग करा लें। ऑडिट क्या चेकिंग कराना है, तो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्हीं से चेकिंग कराई, भैया आप अकाउंटिंग करते हो तो आपसे कहा आप एक बार चेक करो सही करिए या नहीं। एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर के बंदों से आके चेक कराएं, क्योंकि आपस में आपने अगर कोई गड़बड़ कर रखी है तो आप तो आपस में मिली भगत करके उसको भाई जस्टिफाई कर दोगे ना। अब मान लिया तुम दोनों मिलके ही कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो मिलकर, तो ये बना रहा है आप चेक करोगे, एक ही एम्प्लॉई हो तो हो सकता है हम ना बताएं, बाहर के लोग आएंगे तो चेक करेंगे तो ढंग से बताएंगे, है ना। और कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, पूरा कराएं, या कुछ एक आध पॉइंट है जहां पर हमें लग रहा है ज्यादा गड़बड़ वहां कराएं। कॉस्ट ऑडिटर क्या क्या सर्विस देगा, एक तो आपको कॉस्ट कॉन्शियसनेस देगा, आपको बताएगा कि भाई कॉस्ट के बारे में जानिए पहचानिए, ज्यादा खर्चा ना हो, कॉस्ट को कम कराने की कोशिश करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल में रखवाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्शन कैसे बढ़े ये भी बताएगा, आपका कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो टाइम वेस्ट ना हो वो भी बताएगा, प्राइस कैसे निकाला जाए उसमें हेल्प करेगा। तो एक तरीके से कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ये 50% चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक ऐसी थ्योरी पढ़ी जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल से ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज होगी और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से, क्योंकि ये अभी हम देखेंगे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट का, उसमें भी ये सब कुछ यूज होना ही